नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। इस बार बहुत सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पहली खबर ब्यूरोक्रेसी से है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा में हैं, वह नौकरी भी करते रहेंगे और रोते भी रहेंगे। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो जिस पद पर है वह ना तो अपने वेतन से संतुष्ट है ना अपने पद से। वो लगातार उच्च पद को पाने के लिए कोशिश करता रहता है और अपना वेतन लगातार बढ़वाने की भी कोशिश करता रहता है। यहाँ यह कहना बेहद कठिन है कि चाहे छोटा हो कर्मचारी, चाहे बड़ा हो, चाहे राजपत्रित अफसर हो, चाहे आईएएस अफसर हो, प्रदेश की नौकरशाही में भी जो बड़े बड़े पदों पर जिनको हम देखते बैठे हैं, जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो भी अपने प्रमोशन को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं जितने कि बाबू और दूसरे राजपत्रित अधिकारी। आज हम आपका ध्यान ब्यूरोक्रेसी में प्रमुख सचिवों से एसीएस बनने वाले अफसरों की ओर आकर्षित करेंगे, जिनको पिछले 2 साल से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। यूपी में अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोशन न होने के पीछे कारण ये दिए जाते हैं, तर्क ये देते हैं कि पद खाली नहीं है, जिसकी वजह से प्रमुख सचिव एसीएस नहीं बन पा रहे हैं। इसकी वजह से 1991 और 92 का बैच अभी तक इंतज़ार कर रहा था कि वह एसीएस बने। हालांकि आपको याद होगा, जब 1990 बैच का पिछले साल प्रमोशन हुआ था तो वो काफ़ी कठिनाई के बाद हुआ था। उनको भी 2 साल तक इसका इंतज़ार करना पड़ा। 89 का 2 साल पहले हो गया, लेकिन 90 वालों का 2 साल बाद हुआ, लेट हुआ। अब इस साल डीपीसी तो हो गई है, एसीएस पद के लिए चयनित कर लिए गए हैं नाम, लेकिन प्रमोशन सूची अभी जारी नहीं हुई, क्योंकि स्थिति यह है कि अभी पद उस हिसाब से रिक्त नहीं है। अफसरों को संतुष्ट कर दिया गया कि आपका चयन हो गया है और 91 बैच इसी साल सितंबर में बन जाएगा। और उसमें से 2 अफसर निवेदिता शुक्ला, कामरान रिजवी, ये दोनों लोग भारत सरकार में तैनात हैं। बाकी बचे वेंकटेश्वर लू, बीएल मीना और राजेश कुमार सिंह। ये 1991 बैच के 3 आईएएस अफसर हैं जो इस साल सितंबर महीने में अपर मुख्य सचिव बन जाएंगे। हालांकि 1992 का बैच है, उसमें 2 अधिकारी ही हैं, नरेंद्र भूषण और अनुराग श्रीवास्तव। डीपीसी इनकी भी हो गई है नियुक्ति विभाग और मुख्य सचिव की बैठक में, लेकिन जब एसपी गोयल और देवेश चतुर्वेदी यूपी से जाएंगे, तब अनुराग श्रीवास्तव के लिए और नरेंद्र भूषण के लिए एसीएस बनने के लिए पद रिक्त होगा। तब ये दोनों अधिकारी, अनुराग श्रीवास्तव और नरेंद्र भूषण, एसीएस बनेंगे। हालांकि दिसंबर में मनोज सिंह भी, जो वन विभाग में एसीएस हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए जनवरी 2025 में इन दोनों अफसरों को अपर मुख्य सचिव बनने का अवसर मिलेगा। कामरान रिजवी काफ़ी लंबे समय से भारत सरकार में तैनात हैं और निवेदिता शुक्ला भी हैं। अब ये दोनों अफसर यूपी लौट कर आएंगे इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि कामरान रिजवी का 2026 में रिटायरमेंट है, निवेदिता शुक्ला भी जा चुकी हैं। तो एसीएस में चूँकि इनका बैच था, तो 3 अफसर यहाँ मौजूद थे, वेंकटेश्वर लू यहाँ मौजूद थे और बाबूलाल मीना, जो इस समय उद्यान विभाग में प्रमुख सचिव हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा राजेश कुमार सिंह, जो कारागार और सहकारिता विभाग देख रहे हैं, इन तीनों को सितंबर में प्रमोशन मिल जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में एसीएस रैंक के 8 पदों को ही मंजूरी दी है अपर मुख्य सचिव के।
तो होता क्या है कि इन 8 पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश या किसी राज्य की सरकार वो उतने ही अधिसंख्य पद सृजित कर लेती है और उस आधार पर 8 और 8 को मिलाकर एक बार में उत्तर प्रदेश में अधिकतम 16 अपर मुख्य सचिव एसीएस रैंक के अधिकारी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से रिटायरमेंट से पद खाली होता है फिर उसी हिसाब से उनको प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन इस खबर के पीछे उद्देश्य मूल इतना है कि चाहे मास्टर के प्रमोशन हुए, चाहे बाबू के हुए, चाहे किसी राजपत्रित अधिकारी का हो, चाहे प्रमुख सचिव का हो, आईएएस अफसरों का हो, सबको उसका इंतजार बहुत शिद्दत से रहता है। बस ये है कि बड़े अफसरों को अपना दर्द ज़्यादा मालूम पड़ता है, नीचे वालों का दर्द वो कम सुनते हैं और उनको लगता है अरे यार तुम्हारा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, कहें इतना चिल्ला रहे हो, अब वक्त आने दो, हो जाएगा, अभी तो नौकरी बहुत बची है। लेकिन जब अपने ऊपर गुजरती है तो आदमी सोचता है कि हमारा तो 6 महीना लेट हो गया, हमारा तो 1 साल लेट हो गया, हमको तो 1 साल पहले एसीएस बन जाना चाहिए था। तो बस फर्क सोच का है, तकलीफ नीचे वाले को भी बराबर होती है, ऊपर वाले को भी। अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें घोटाला हुआ, घोटालेबाज अफसरों पर कार्रवाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये खबर आपके सामने लाने की ज़रूरत थी, इसलिए कि जैसे जब पूरी कथा ख़त्म हो जाती है तो फिर आखिरी में हवन होता है, उसमें डाल के स्वाहा किया जाता है। तो ये स्वाहा करने के लिए आपके सामने हम ये खबर लाए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले की है, जहां जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए अफसर इतने लालची हो गए हैं कि वो अपना धर्म ईमान सब बेचने पर तुले हुए हैं। गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करना और उसको अपने रिश्तेदारों परिवार वालों के नाम करा लेना, ये अफसरों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है। आज हम आपको इस खबर के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोल लीजिए कि जिनको सरकार बहुत बड़े बड़े पद देती है, ओहदे देती है, उनका चरित्र कितना गंदा है और वो फरियादियों के साथ किस तरह से व्यवहार और लूटपाट कर रहे हैं। कई बार मुकदमों में राहत देने के नाम पर ज़मीनों का सौदा करते हैं और उसी सौदे में वो अपने काली कमाई को अपने रिश्तेदारों और परिजनों के माध्यम से खपाते हैं। योगी सरकार के सामने ये प्रकरण आया है। मामला सिरसागंज तहसील है फिरोज़ाबाद में। वहाँ पर एक गांव है रुधौली और वहाँ पर एक किसान है जिनकी करीब 75 बीघा ज़मीन का मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में था, जिसमें फैसला उनके खिलाफ हो गया। उस फैसले के खिलाफ उन्होंने एसडीएम के यहाँ अपील की। एसडीएम विवेक राजपूत ने महाभ्रष्टाचार करते हुए, सारी सीमाएं तोड़ते हुए जमीन के नाम पर एक बड़ा सौदेबाजी का खेल खेला। खेल ऐसा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 75 बीघा जमीन में 45 बीघा जमीन एसडीएम, तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, पेशकार सबने मिलकर लिखवा ली किसान की। कहा कि तुम्हारे पक्ष में फैसला करेंगे। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा कि मुख्यमंत्री लगातार सख्ती करते रहे भ्रष्टाचार पर और अधिकारी हैं कि वो एक भी कदम भ्रष्टाचार के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब खतौनी पर 7 जून को उसका नाम चढ़ा दिया गया, फैसला आ गया, तो 12 जून को एसडीएम साहब जो जालौन के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के नाम पर बैनामा करा लिया 15 बीघे का। जब एसडीएम करा लिए तो तहसीलदार कहीं पीछे रहते, वो भी 15 बीघे बैनामा अपने घर वालों के नाम पे करा लिए। फिर तो लेखपाल, कानून गो, पेशकार, इन लोगों ने मिलके भी 15 बीघे बैनामा करा लिया। सब 15 यानी कि 15 तिया 45 बीघा ज़मीन लिखवा ली। और उस ज़मीन पर 15 जून की रात में बुलडोजर लगाकर, ट्रैक्टर लगाकर मक्का, बाजरा और मूंग की खड़ी फसलों को रौंदवा दिया, नष्ट करा दिया। और इतना सब होता रहा। जिले में डीएम रमेश रंजन बैठे रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये मामला
तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने एसडीएम को तहसील से हटाकर जिले पे संबद्ध कर दिया। लेकिन भारत समाचार ने इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाई, उस किसान की बात सरकार और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम साहब तो निलंबित हो चुके हैं, सारे अधिकारी निलंबित हो चुके हैं, एफआईआर हो गई उनके खिलाफ और उनके विजिलेंस की जांच भी होगी आय से अधिक संपत्ति की। अब यह देखना है कि ये जो जमीन वापसी की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है। देखिए, अपराधी को अपराध की सजा मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो पीड़ित है उसका मूल सवाल, उसकी जमीन वापस आई कि नहीं आई। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जमीन उस आदमी को वापस कराई जाए जिससे इन लोगों ने जबरिया बैनामा कराया है। तो जिलों में बैठे अफसर क्या क्या कर रहे हैं ये आप देखिए, क्योंकि यही एसडीएम साहब आगे चल के एडीएम बनेंगे, फिर पीसीएस से आईएएस बन जाएंगे, किसी जिले में खुद एडीएम बनेंगे, फिर तो पूरा जिले लूट ली हैं। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के भी, तब एक गाना बड़ा चला कि यूपी में काबा। कई बार ये पूछा जाता है कि यूपी में क्या है, तो यूपी में बहुत कुछ है, लेकिन इन दिनों यूपी में बिहार है, यानी कि बिहार बा। बिहार कैसे बा? यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अचानक से एक संयोग बना है कि बिहार के अफसरों का उत्तर प्रदेश के शीर्ष पदों पर जलवा हो गया है। ये जलवा मनोज कुमार सिंह के मुख्य सचिव बनने के बाद से बना है और ये समीकरण बना है कि बिहार के अफसर सारे शीर्ष पदों पर उत्तर प्रदेश में कायम हैं। शासन में आप महत्वपूर्ण पदों पर नज़र डालेंगे तो ये देखेंगे कि मुख्य सचिव से लेके सीएम कार्यालय से लेके पुलिस मुख्यालय तक जितने बड़े पद हैं वहाँ सब पर बिहार के अफसर काबिज हैं। यूपी में बिहार का जलवा कैसे है, अगर आप शीर्ष पदों पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि जब से मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव बने, वो बिहार के रोहतास जिले के, यानी कि सासाराम रोहतास, वहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि उनकी फैमिली सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रांची झारखंड में शिफ्ट हो गई है, लेकिन मूलतः वो बिहार के ही रहने वाले हैं और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। सबसे पावरफुल अफसरों में उनकी गिनती होती है। इसी तरह आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद, वो भी बिहार के सीतामढ़ी के ही रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी के काफ़ी भरोसेमंद अफसरों में संजय प्रसाद की गिनती होती है। पिछले कई सालों से वो मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न जगहों पर उनकी मौजूदगी आप देख सकते हैं, वो अक्सर तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ेंगे। मुख्यमंत्री की नज़र में वो एक कॉम्पिटेंट अफसर हैं और लगातार वो यूपी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं। इसके अलावा जब अपर मुख्य सचिव गृह के पद को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1990 बैच के दीपक कुमार भी पटना के ही रहने वाले हैं। अपर मुख्य सचिव गृह का जो पद है वो काफ़ी ताकतवर पद माना जाता है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुख्य सचिव के बाद शासन में वो दूसरे नंबर का बड़ा पद है जिस पर दीपक कुमार इस समय बैठे हुए हैं। जब पुलिस हेडक्वार्टर की ओर आप चलेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यूपी पुलिस के जो मुखिया हैं प्रशांत कुमार, वो भी मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी और भरोसेमंद अफसरों में उनकी गिनती है। प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं, वह सीवान जिले के रहने वाले हैं। प्रशांत कुमार पर मुख्यमंत्री का इतना भरोसा है कि 1 दर्जन करीब अफसरों को सुपरसीड करके उनको उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चार्ज दिया गया है। उनकी नौकरी अभी मई 2025 तक है। पुलिस में वह सीएम योगी के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अफसर इस समय वो बने हुए हैं। कानून व्यवस्था के मामले में भी प्रशांत कुमार काफ़ी लकी साबित हुए हैं कि उनके कार्यकाल में कई बड़ी घटनाएं हुई, हाथरस जैसा भी बवाल हुआ, लेकिन उनकी उपयोगिता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। पुलिस में डीजीपी के बाद
जो एक महत्वपूर्ण पद होता है वो एडीजी एलओ का होता है। उस पर भी बिहार के ही अफसर अमिताभ यस इस समय विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। अमिताभ यस 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं और बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। वह एडीजी एलओ के साथ साथ एसटीएफ का भी काम देखते हैं, जो उनको उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का स्पेशलिस्ट बताती है। अमिताभ यस दोनों विभागों के महत्वपूर्ण पद पर कायम हैं। तो ये जो बिहार के अफसरों को उत्तर प्रदेश में संयोगवश महत्वपूर्ण पद मिले हैं, इस पर चर्चा होनी जरूरी है। हालांकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ विभिन्न प्रदेशों के अफसर यूपी कैडर में तैनात हैं और आईएएस से लेकर आईपीएस में भी मौजूद हैं। लेकिन कई बार ऐसे संयोग बनते हैं जिन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी हो जाता है। हालांकि तरक्की के मामले में उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत आगे है, जिसमें समय समय पर रहने वाले इस तरह के अफसरों का बड़ा रोल है। और हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि बिहार के ये अधिकारी उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य में ले जाकर स्थापित करेंगे, ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। तो इन सारे बिहार के अफसरों को जो उत्तर प्रदेश की गाड़ी को तेजी से आगे खींच रहे हैं, उन सबको हमारी शुभकामनाएं हैं कि वह यूपी के विकास में लगातार इसी तरह से अपना योगदान जारी रखें। भाजपा, जिसे अनुशासन की पार्टी कहा जाता है, लोकसभा चुनाव में हार के बाद उस अनुशासन में अब जगह जगह छेद दिखाई पड़ने लगे हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाजपा में अनुशासन के नाम पर इस समय उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। नेता अब विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं। बात यह है कि जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हार गई तो काफ़ी दिन तक तो सदमे में रही, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। फिर ऊर्जा बढ़ाने के लिए आया कि अब कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए जिले जिले में, क्योंकि हमने तीसरी बार सरकार बना ली है केंद्र में, भले ही यूपी से हमारी सीटें कम हो गई। अब जब सम्मान की बात आई तो जो हारा बैठा है और उसने देखा कि हराने वाले भी सम्मान समारोह में पहुंचे हैं तो उसका खून खौलने लगा। फिर वहां पर ना अनुशासन ना कोई लिहाज और शुरू हो गई ताबड़तोड़। तो पिछले दिनों 3 ऐसी घटनाएं हो गई जिससे बात सामने आई कि भाजपा में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अनुशासन लोग अब मानने को तैयार नहीं है। विजय लक्ष्मी गौतम गई थी सलेमपुर में, मंत्री हैं कि आज कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, फूल माला देंगे, लेकिन जब वहां पर हारने वाला और हराने वाला दोनों एकजुट हो गया तो फिर वहां पर हाथापाई की नौबत आ गई और अपनी जान बचाकर लोगों को भागना पड़ा। लेकिन प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री मोती सिंह ने जब खुले मंच से बात कह दी कि भ्रष्टाचार चरम पर है, 40 साल से ज़्यादा के उनके राजनीतिक जीवन में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना थानों और तहसीलों पर है, तो ये भाजपा के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। पार्टी के भीतर तो अनुशासन डोल ही रहा था, सरकार पर भी आरोप लगने लगे। मोती सिंह खांटी भाजपाई नेता हैं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। कई बार मिनिस्टर रहे, कई बार विधायक रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये बात बोली। उनका मामला थमा था, तब तक रमेश मिश्रा जो वर्तमान में विधायक हैं जौनपुर से बदलापुर से, वो भी कूद पड़े। वो तो यहाँ से भी और 4 कदम आगे बढ़ गए और कह दिया कि ऐसे हाल रहा कि तो 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। तो आप देखिए कि जो पार्टी अपने आप को कहती थी कि वो बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, वहाँ अनुशासन के नाम पर मारपीट हो रही है। भ्रष्टाचार की पोल एक पूर्व मंत्री खोल रहे हैं और पार्टी के भविष्य की जो कुंडली है और उसके लिए जो घोषणा है वो वर्तमान विधायक कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये सम्मान समारोह अब उल्टा पड़ने लगा है। अपनी ही सरकार और अफसरों की कार्यशैली पर इन समारोहों में अब जमकर आरोप लगने लगे हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ भी मारपीट होने लगी है।
तो जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बताती हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का जो नारा है ये खाली मंच से बोलने के लिए है, जमीन पर नहीं उतर रहा है। इस वजह से ये दोनों बातें सामने आ रही हैं। वैसे भाजपा ने इतना बड़ा कुनबा इकट्ठा कर लिया है कि उसमें हर तरह और हर विचारधारा के लोग आ गए हैं, और जो हारता है वो जानता है कि हराया किसने, उस पर टूट पड़ रहा है। इस चुनाव में लोकसभा में विधायकों पर, तमाम सारे लोगों पर ये आरोप लगे, कार्यकर्ताओं पर, कि इन्होंने गद्दारी की, भाजपा की मदद नहीं की, पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुटबाजी थी और लोगों ने अपने अपने विरोधियों को निपटा दिया इसी चुनाव में। और उस निपटाने के बाद जो बचा खुचा माल है वो अब फैल रहा है, और वो फैल के अलग अलग जिलों से आपके सामने आ रहा है। तो ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो इस चीज़ों को देखे कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, जहां उसकी जड़ें पिछले 10-12 सालों में बड़ी गहरी हो गई, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत हो गई थी, अब वो उसकी डालियां और टहनियां आपस में टकरा रही हैं, उनमें आवाज़ें आने लगी हैं, उन पर पत्तों की कटाई छटाई करनी है कि टहनियों डालियों को काटना है, और अगर इन सब को नहीं काट पाए तो पूरा पेड़ ही कहीं जड़ से न गिर जाए, इसको भी आपको संभालना होगा। तो बहरहाल अब पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि ये जो बातें कही जाती हैं, जो खबरें दिखाई जाती हैं, इनके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि पत्रकार, साहित्यकार, कवि, शायर, इन सब की हर दौर में ये जिम्मेदारी है कि वो सच बोलें, सच लेकर सामने आएं। हालांकि हमारे देश में चाहे जितने बड़े संत, महापुरुष, अवतारी, पैगंबर, ज्ञानी हुए, लेकिन उनको भी कई बार झुठलाया गया, उनका भी अपमान हुआ, फिर भी इससे सच कभी बदलता नहीं है। तो ज़रूरत है कि हर आने वाली पीढ़ी में ये चीज़ें बोली जाती रहें, जिससे लोगों को इस बात का एहसास होता चले कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, क्या क्या सच है, क्या क्या झूठ है। तो सुनिएगा, मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि हमको शीशे के बनाने हैं अभी घर कितने, और जाने दोस्तों के हाथों में हैं पत्थर कितने। मैं तो शायर हूँ, मेरी बात कहाँ मानोगे, तुमने तो झुठला दिए दुनिया के पैगंबर कितने, और मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाते रहना। नमस्कार। शादी का